स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो? बहुत अच्छी बात है। सब अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही अगला वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। क्या है वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है बेटा, तो हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि जो कंडक्टर जो होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है। लेकिन आप इसमें वर्ड्स जो देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यहाँ पर जो मतलब है कि अगर जो कंडक्टर है उस पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब होती है ये मैं बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, बल्कि हम ये बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कंडक्टर किस तरीके से बिहेव करता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कंडक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं हम कंडक्टर। अगर मैं कंडक्टर की बात जानूँ, ये आपको एक मेटेलिक स्फीयर नज़र आ रहा है। ठीक है ना, ये एक मेटेलिक स्फीयर है। मेटेलिक यानी मेटल्स आर द कंडक्टर। जो मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो मेटल क्यों होते हैं, यानी उनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी क्यों होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या? बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स के पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जिसकी की वजह से ही वो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है शो करते हैं। ठीक है, यही और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एक जो मेटल होता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। नहीं आ रही बात समझ? जो मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं की वजह से जो कंडक्टर वो मेटल होता है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कंडक्टर का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता हो। ठीक है बेटा, तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि जब इस पे अभी हमने हमारा जो टॉपिक है, अगर कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है तो कंडक्टर क्या होगा? यानी कि अभी ये कंडक्टर है और इसके चारों ओर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने का मतलब ये है, मैं छोटा सा आइडिया देता हूँ आपको, समझाता हूँ। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी कब नहीं होगी कंडक्टर के लिए। तो आपको ये दूसरा मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक कंडक्टर है। अब जो जितनी भी आपके हाउस होल्ड्स में वायर होते हैं वो सारे कंडक्टर होते हैं। हालांकि आगे आने वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में हम वही पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा वायर है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो ये सेल लगा हुआ है। ये सेल का मतलब है अब ये वायर हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। अगर सेल नहीं है तो हमारा जो कंडक्टर है वो नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है। नहीं आ रही बात समझ? हालांकि और भी तरीके हो सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन अभी आप इससे समझ सकते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है वो ये जो कंडक्टर है इस समय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है बिकॉज ऑफ दिस सेल। क्यों? क्योंकि सेल का जो एक प्लेट होती है वो पॉजिटिव होती है, दूसरी प्लेट नेगेटिव होती है। यानी और इधर पॉजिटिव हो गया इधर नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है। नहीं आई बात समझ? लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो कंडक्टर है वो नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है ना, तो होता क्या है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो मोशन होता है वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन होता है। कैसा होता है? उनका जो मोशन होता है वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन होता है इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो नेट मोशन हो जाता है, ठीक है ना, कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन का, किसी कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन भी ना बोलूँगा मैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलूँगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जो कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो नेट मोशन हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नेट मोशन ज़ीरो होगा। नेट अगर हम उसकी वेलोसिटी निकालेंगे इस समय तो वो ज़ीरो आएगी। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब जब नेट वेलोसिटी इस समय ज़ीरो है यानी नेट मोशन ज़ीरो है तो इस स्टेट को ही हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको, इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी जिस समय अगर नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उस समय नेट जो है मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर वो ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ ईच एंड एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन ऑफ ईच एंड एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी इसका जो नेट मोशन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास है क्या कि अब हमें ये देखना है कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो ज़ीरो होती है। क्या होता है, कंडक्टर जो होता है उसके जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है ना। उसका सारा का सारा चार्ज कहाँ पर होता है, वो सरफेस पे होता है। कंडक्टर पे जो सारा का सारा चार्ज होता है वो कहाँ पर होता है, सरफेस पे होता है। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है बेटा, ये ना ये कोई कंडक्टर है। तो जब कंडक्टर होगा अगर उस पर कोई जो है नेगेटिव चार्ज, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर, तो अगर मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हैं आपके, तो हम देखेंगे हम क्या देखेंगे कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, ठीक है ना। इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच से। तो ये क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो कितना दूर जा सकते हैं, ये इतना दूर जा सकते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। नहीं आई बात, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसके सारे जो चार्ज होता है वो कहाँ पर होता है, वो सरफेस पर होता है। नहीं आई बात समझ में। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सारा का सारा चार्ज जो है वो कहाँ पर होता है, कंडक्टर के सरफेस पे होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सरफेस पे होता है। पहला पॉइंट ये है कि कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है ना। कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो होती है। अब हमें ये थोड़ा सा वेरीफाई करना है कि हम किस तरीके से वेरीफाई करेंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है बेटा। इसको वेरीफाई करेंगे कैसे, हमने मान लिया कि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये अगर कंडक्टर है, इसके कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। हमने मान लिया कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस कंडक्टर के अंदर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर फोर्स लगाएगी, ठीक है ना। उन पर क्या लगाएगी, फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती है तो फोर्स कितना लगता है, QE के बराबर लगता है, ठीक है। और पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। कोई भी अगर हम डायरेक्शन मान लें तो उस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उन पर फोर्स लगेगा। अब जब उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में, तो ये कॉन्ट्रोडिक्ट हो जाएगा कि हमारा जो कंडक्टर है वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर उसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है बेटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होती तो इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगता जो कि QE के बराबर होता, वो पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता। लेकिन देखा ऐसा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर कोई नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो ही रहता है, उस पर कोई फोर्स लगता ही नहीं है। तो जिस वजह से जो हमारा कंडक्टर है उस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। नहीं आई बात समझ में, ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो हम जो सरफेस पे चार्जेस हैं, यानी कि अभी के लिए अगर इलेक्ट्रॉन है तो उन पर कोई फोर्स लगता, बट ऐसा कोई फोर्स देखा नहीं गया है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है, ज़ीरो होती है। नहीं आई बात समझ में। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं हम दूसरी चीज़, ठीक है ना। दूसरे पेज पे आ जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कंडक्टर को हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है ना, अगर कंडक्टर को हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो फिर क्या होगा,
ठीक है। कंडक्टर अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो क्या होगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको और इसको जूम करते हैं हम, ये देखें, ठीक है ना। ये एक कंडक्टर है, ठीक है, आपको इसमें नज़र आ रहा है ये एक कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी। अब क्या कर रहे हैं, क्या कंडक्टर के चारों इलेक्ट्रिक फील्ड थी। पहले वाले केस में क्या था, कंडक्टर के चारों ओर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। दूसरे वाले केस में क्या हो गया, अब कंडक्टर के चारों ओर फील्ड है। नहीं आ रही बात समझ, कंडक्टर के चारों ओर क्या है, फील्ड है। अब फील्ड की मान लो ये डायरेक्शन दे रखी है आपको, ये दे रखा है, तो अगर इस तरफ मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। कहाँ होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। यानी कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये दे रखी है। अब होगा क्या बेटा, अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ के जितने भी नेगेटिव चार्ज है, जितने भी नहीं कहूँगा, कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। क्यों आना शुरू हुए, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। अब इसमें आगे जो पॉइंट है वो समझने वाला है। और यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन लगातार इस तरफ आते रहेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है लगातार इस तरफ आते रहेंगे। कब तक आते रहेंगे, क्यों, अब आप देख रहे हो जब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना शुरू हो गई। नहीं आई बात समझ, यानी कि इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। और क्या होगा कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो रही है, आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं इस तरफ आई है ना, इस तरफ आई, जबकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आती है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि धीरे धीरे चार्ज इस तरफ आ रहा होता है, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा होता है, तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो इंड्यूस्ड हुई है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, वो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक पॉइंट ऐसा आता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाती है। नहीं आई बात समझ, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, बल्कि मैं ये बोलूँगा इंड्यूस्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ही बराबर होती है, यहाँ से चार्ज का आना रुक जाता है, ठीक है ना, एक एंड से चार्ज का आना रुक जाता है। तो अब हम देख सकते हैं, तो ये कहलाती है अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब चार्ज का कोई मोशन नहीं रहा, नहीं आ रही बात समझ, ध्यान रखना, अब चार्ज का कोई मोशन नहीं रहा, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अब क्या हुआ कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गई। तो जब ये इसके बराबर हो गई तो क्या हुआ बेटा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी हो गई, ज़ीरो। अगेन क्या हो गई, ज़ीरो हो गई इंटरनल। लेकिन होता क्या है कि अगर वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है कंडक्टर आपका, अगर कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इनिशियली तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है ना। जो इंड्यूस्ड होती है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाती है ना। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाती है। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन या ड्रिफ्ट हो रहे हैं, वो रुक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, रुक जाते हैं। क्यों रुक गए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो गई, ज़ीरो। यानी हम कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो गई, ज़ीरो। लेकिन वो थोड़ी देर बाद होती है। कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं और नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाती है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट रुक जाता है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये डायग्राम मैंने आपके लिए ही यहाँ पर चूज़ करके रखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, आगे काम में आएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंडक्टर है, ठीक
ठीक है बेटा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे तो जा रही है और सरफेस से ही बाहर आ रही है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। लेकिन आप देखें यहाँ पे जो डाई इलेक्ट्रिक है, जिसको कि हम इंसुलेटर भी बोलते हैं, उस डाई इलेक्ट्रिक की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती ही नहीं है, वहाँ से दूर हो जाती है, डाई इलेक्ट्रिक से दूर हो जाती है। इस चैप्टर के इस पॉइंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के चारों ओर अगर कोई फील्ड नहीं है तब भी उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, ठीक है बेटा। कंडक्टर के अंदर तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। और अगर कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है बेटा, अगर कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तब भी उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो हो गई, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद होती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ। अब अगला टॉपिक क्या है कि हमारा जो है नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, ज़ीरो होता है। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है बेटा। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर होता है ज़ीरो, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो इसके लिए हम ना गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे, ठीक है। हम किसको यूज़ करेंगे इसके लिए, गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है हमें, ठीक है ना, गॉस थ्योरम हमें क्या बोलती है ना, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, याद है आपको, गॉस थ्योरम याद है, ठीक है। गॉस थ्योरम हमें बोलती है कि, है ना, हम कहेंगे कि हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो अब हमें पता चल गया, अभी पीछे ही हमें पता चला है, पीछे हमें क्या पता चला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होती है। तो अगर हम गॉस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है ना, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है हमारा, ई डॉट डी एस, ठीक है बेटा, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है बेटा। ई डॉट डी एस क्या होता है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है बेटा। तो अगर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो, तो ये क्या होगा, ये वाला जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगा, ये जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगा। जब ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो ज़ीरो इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। जब क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा तो क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है बेटा। बात आ गई समझ में आपको, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर कितना होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड द कंडक्टर कितना होगा, तो बेटा आउटसाइड द कंडक्टर अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, हम फिर से वो लगाएंगे। अब मेरे को बिल्कुल सरफेस पे ना, जो कंडक्टर है, कंडक्टर की सरफेस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कितनी होती है। तो इसके लिए क्या करा मैंने, एक ये गॉसियन सरफेस मान ली, ठीक है ना, ये एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये एक गॉसियन सरफेस है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस मानी। इसमें ये जो डायग्राम दे रखा है, ये ना, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये इसकी सरफेस पर है, ये जो सर्किल है ना, सिलेंडर का जो सर्कुलर पार्ट है ये सरफेस पर है। इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। या इसको केवल अगर ये बहुत स्मॉल मैंने माना है, स्मॉल पार्ट है, तो इसको मैं जो है d5 भी बोल सकता हूँ, सॉरी ds भी बोल सकता हूँ, ठीक है बेटा। ये एरिया हो गया ds। तो अगर मैं गॉस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या लगेगा बेटा, अगर मैं गॉस थ्योरम लगाऊंगा तो लगेगा E डॉट ds इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। नहीं आई बात समझ में, E डॉट ds, है ना, Q इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वैसे तो ये होता है सरफेस इंटीग्रल, लेकिन हम केवल इस एरिया के लिए ले रहे हैं, ds एरिया के लिए ले रहे हैं, हम केवल इस ds एरिया के लिए ले रहे हैं, ठीक है बेटा, इस वाले ds एरिया के लिए ले रहे हैं। तो हमें जो है केवल इसी की ज़रूरत पड़ेगी सरफेस इंटीग्रल की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, E ds। अब E ds क्यों हो गया, आप देखो,
इस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो भी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी इस डायरेक्शन में होगी और एरिया की डायरेक्शन भी यही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसी तरफ होगी, तो ई डॉट डी एस किसके बराबर हो जाएगा, ई डी एस के बराबर होगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के। अगर हम आ जाते हैं, अगर हमारी ना सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो अगर हम देखें सिग्मा, तो इस छोटे से पार्ट पर चार्ज अगर डी क्यू है ना, और इसका एरिया कितना है, डी एस है, ठीक है ना। इस छोटे से पार्ट पर चार्ज कितना है, डी क्यू है, और एरिया कितना है, डी एस है। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी क्यू ओवर डी एस, ठीक है बेटा। डी क्यू ओवर डी एस है, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, है ना, डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिग्मा डी एस, ठीक है बेटा। अगर क्योंकि ये हमने स्मॉल एरिया के लिए लिया था तो ये भी चार्ज डी क्यू था, ठीक है बेटा। अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सिग्मा इक्वल्स टू हो गया आपका, ठीक है बेटा, सिग्मा इक्वल्स टू हो गया आपका सिग्मा इक्वल्स टू सॉरी ई डी एस इक्वल्स टू सॉरी, ठीक है। इसमें मैं क्या करूं, बस इसमें क्या वैल्यू पुट कर दूं, ये डी क्यू की ये वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है ना। डी क्यू की ये वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूं तो हमें मिल जाएगा सिग्मा डी एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। नहीं आई बात समझ में, सिग्मा डी एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या होगा, डी एस से डी एस कट जाएगा, तो हमारे पास ई किसके बराबर आ जाएगा, आपका ई जो बराबर हो जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। नहीं आई बात समझ, तो दोबारा से देख लेते हैं कि अगर इसमें हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये तो होती है गॉस थ्योरम, ठीक है ना। ये जो होती है ये जो होती है गॉस थ्योरम होती है, ठीक है ना। ये हमारी गॉस थ्योरम हो गई। लेकिन अगर हम केवल एक स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं डी एस के लिए, तो गॉस थ्योरम क्या हो जाएगी, ई डी एस इक्वल्स टू डी क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो चार्ज अपॉन एरिया के बराबर होती है। अगर चार्ज स्मॉल है, एरिया स्मॉल है, तो इसको हम कर सकते हैं डी क्यू ओवर डी एस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डी एस के बराबर आ गया। यहाँ डी क्यू की वैल्यू रख देंगे सिग्मा डी एस, सिग्मा डी एस से डी एस कट जाएगा, ई इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट द सरफेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस होती है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस हो गई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज आपके इसका ना अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो अगली प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी, ठीक है। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है वो, तो पीछे एक पॉइंट रह गया आपका, उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ क्या है, देखा नेक्स्ट चीज़ और है, ठीक है ना। तो अब क्या है, दूसरा हमें पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है ना, परपेंडिकुलर होती है किसके, सरफेस के। इसको भी हम प्रूफ करेंगे अभी, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, प्रूफ करते हैं। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है सरफेस पर, नहीं आई बात समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस पर ये डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, नहीं आई बात समझ। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर ये डायरेक्शन है तो दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। अगर ये वाला कंपोनेंट होगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज पर फोर्स लगाएगी, और फोर्स किसके बराबर होता है, क्यू ई के बराबर, तो यानी चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जब चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो चार्ज इस तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है कि चार्ज इस तरफ मूव करता है,
ठीक है बेटा, चार्ज इस तरफ मूव नहीं करता, इस तरफ कोई भी मूवमेंट जो है चार्ज का नज़र एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं आता। तो हम कह सकते हैं अगर उस डायरेक्शन में कोई चार्ज का मोशन नज़र नहीं आ रहा है तो उस डायरेक्शन में फोर्स जीरो होगा। तो अगर उस डायरेक्शन में फोर्स जीरो होगा तो उस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन केवल ये वाला कंपोनेंट बचता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। नहीं आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी से कहते हैं कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पे होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। नहीं आई बात समझ? चलिए अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर कांस्टेंट होता है, ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो होती है, लेकिन इनसाइड द कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो जो है कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, बल्कि हम ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, गलत लिख गया, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर सेम रहता है। यानी जो सरफेस पर रहेगा उसका पोटेंशियल, ठीक है, वही अंदर रहेगा, वही सब जगह रहेगा। ठीक है, बाहर की बात नहीं हो रही है अभी हम अंदर की बात, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटा, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। चलो इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो आर्टिकल हमने पिछले वीडियो में बताया था, वो था पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ई इक्वल्स टू होता है माइनस डी वी ओवर डी आर। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल जो होता है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, ई के बराबर। और हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता चला जाता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आता है। नहीं आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ तो आप समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है बेटा, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो जो V पोटेंशियल होगा, अगर आपसे ये पूछा भी जाता है तो जो V पोटेंशियल होगा, ये मान लो V1 है और ये मान लो V2 है, तो कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यस, जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कम होता है। तो इस वाले हम केस में कह सकते हैं कि V1 जो है ग्रेटर देन V2 होगा। नहीं आ रही बात समझ में? V1 जो होता है वो ग्रेटर देन V2 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होता है वो कम होता चला जाता है। अब चलिए आगे करते हैं, इसमें क्या होगा। ठीक है बेटा, इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें अब क्या होगा। अब आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, नहीं आता इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया ई जो होता है वो माइनस के डी वी ओवर डी आर के बराबर होता है, ई जो है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर डी वी लेकिन हमें पता है इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर ई तो ज़ीरो है, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो है। अगर इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो है तो डी वी ओवर डी आर भी ज़ीरो होगा। नहीं आई बात समझ में? अगर ई जो है, ई इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो डी वी ओवर डी आर भी ज़ीरो होता है। डी क्या है, डी वी क्या है, चेंज, ठीक है ना। डी वी क्या है, चेंज। जब चेंज जीरो है, क्या है, ध्यान से समझेंगे, चेंज क्या है, जीरो है। चेंज अगर जीरो है तो वी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है बेटा, वी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। वो कैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली प्रॉपर्टी की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब आ गई आपकी। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो इसमें देख सकते हैं हम, इसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसको अभी मैं समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है ना, अगर जो है इर्रेगुलर शेप है,
ठीक है ना, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है उसकी शेप। अगर इरेगुलर शेप है, कैसी शेप है, इरेगुलर शेप है, ठीक है ना, कैसी शेप है, इरेगुलर शेप है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिफरेंट होगी डिफरेंट पॉइंट पर। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है थोड़ा सा, ये शेप यहाँ पर कैसी है और यहाँ पर जाके ये पॉइंटेड हो गई, ठीक है। तो जहाँ पर पॉइंटेड हो गई आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, तो डायग्राम से हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, तो क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। लेकिन कैसे होगी वो मैं अभी बताऊँगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इरेगुलर शेप है, ठीक है ना, शेप अगर इरेगुलर है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होती है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होने से होता क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें देख रहे हैं यहाँ पॉइंट है ना, ये पॉइंटेड है, तो यहाँ पर सरफेस डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखो एरिया कम हो गया है, ठीक है, एरिया कम हो गया तो ज़्यादा चार्ज है, वहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो कम चार्ज है, ठीक है। चार्ज तो उतना ही है लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। कैसे होगी ज़रा देखते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन एरिया के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन एरिया। इसको हम बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को Q/A, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। और या अगर स्मॉल चार्ज की बात हो रही होगी तो dQ/dA यानी स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया कि अगर एरिया कम है, ठीक है ना, अगर एरिया कम है तो एरिया को अगर कम कर देंगे तो टोटल नेट क्वांटिटी क्या है, बढ़ जाएगी, ये dQ/dA बढ़ जाएगा। अगर A कम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। नहीं आई समझ। एरिया कम होने से, जहाँ पर एरिया कम होगा, ठीक है, यहाँ एरिया ज़्यादा है यहाँ एरिया कम है, तो एरिया कम होने से सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। लेकिन सरफेस डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमने देखा था E बराबर क्या होता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, E बराबर होता है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ पॉइंटेड है, जहाँ एरिया कम है, जहाँ एरिया कम है, जहाँ एरिया कम है, तो वहाँ सिग्मा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंटेड जो सरफेस होती है तो वहाँ तो हम बोलते हैं एरिया ज़ीरो के बराबर हो गया। तो पॉइंटेड सरफेस से अगर एरिया ज़ीरो हो गया, लगभग ज़ीरो हो गया, ज़ीरो तो नहीं बोलेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जहाँ पॉइंटेड होता है वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर क्या ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी। नहीं आई बात समझ। एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन होता है, वो सॉरी कांस्टेंट होता है। तो जब एरिया कम होगा, दोबारा से देख ले, अगर एरिया कम होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी के बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। इसको थोड़े से प्रैक्टिकल अगर एग्जाम्पल लूँ तो आपने देखा होगा सर्दियों गर्मियों में क्या होता है, कूलर के कॉर्नर पर करंट आता है कि नहीं आता है। कूलर के कॉर्नर्स पर करंट आता है, और कूलर के कॉर्नर्स पर करंट क्यों आता है कि वहाँ पॉइंटेड होता है। अगर वहाँ पॉइंटेड होता है तो वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि एरिया कम होने की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है। तो वहाँ हमें अक्सर करके शॉक लग जाता है कॉर्नर्स पर, ठीक है। दूसरा इसका एक और एग्जाम्पल है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है वहाँ पे एंटीने लगा दिए जाते हैं। क्या होता है, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर एंटीने लगा दिए जाते हैं। किस तरीके से लगा दिए जाते हैं, ज़रा अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, मान लो इस तरीके से बिल्डिंग है, तो क्या होता है वहाँ पर ना पॉइंटेड करके एक एंटीने लगाए होते हैं। क्यों लगाए होते हैं कि जो बादल होते हैं, ठीक है ना, बादलों में जो इलेक्ट्रिक की वजह से क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है बादलों में, ठीक है ना, आपस में टकराने की वजह से। तो क्योंकि ये पॉइंटेड होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है सारे के सारे चार्ज को, और ये जो एंटीना होता है नीचे अर्थ में जाकर कनेक्ट होता है। तो सारा का सारा चार्ज क्या होता है, अर्थ में चला जाता है, ठीक है बेटा। जिससे क्या होता है, बिल्डिंग बच जाती है। नहीं है वैसे, अगर ये पॉइंटेड नहीं होता, अगर ये पॉइंटेड ये एंटीना नहीं लगाते तो वो जो चार्ज हुआ आया है बादलों के टकराने से, क्लाउड्स के टकराने से, तो वो जो है बिल्डिंग में जाता और वो बिल्डिंग को जो है नुकसान पहुंचा सकता था। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो वो क्या करता है, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकता था, ठीक है बेटा। तो इसीलिए ये एक आधा एग्जाम्पल है इसके कि क्यों जो है एंटीने हम लगाते हैं, और एंटीना अगर हमने लगाया है तो ये ना कॉन्सेप्चुअल में पूछा जा सकता है कि क्यों लगाया है। तो ठीक है समझ में। तो जो एरिया कम होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये हम देखते हैं। आप देखते हैं आज का अगला टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को अगर मैं बताऊं तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का सीधा सीधा मतलब है जो अभी बताया है कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। ठीक है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ज़ीरो होती है। अगर मैं बिल्कुल पहले वाले फिगर में चला जाऊं तो एक मैंने फिगर आपको ये बताया था, ये वाला। तो अगर आप इसमें देखें तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस पे ही रह गई, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा पाई। जो भी बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई भी की है वो कंडक्टर के अंदर नहीं है। नहीं आई बात समझ? तो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, वो सरफेस पे ही रह जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसको हम देते हैं कि अगर इस कंडक्टर के अंदर हम कुछ रख दें, ठीक है, तो वो जो कंडक्टर है वो एक शील्ड की तरह काम करेगा जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा गया है, जिसको कि हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। मान लो हमारा कोई इक्विपमेंट ही है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और उसको हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम जो है उसको किसी कंडक्टर के अंदर रख देंगे, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर रख देंगे, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही बाहर रहेगी और अंदर नहीं आएगी। ये आपके सामने जो एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, ये एग्जाम्पल अगर आप लें तो ये है फैराडेज केस। क्या है ये? फैराडेज केस। तो क्या हुआ कि कुछ बच्चों को या किसी को भी हमने इस फैराडे ने इस फैराडे केस में रख दिया और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो इन बच्चों को कुछ नहीं हुआ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, तो बहुत ज़्यादा जब बढ़ाई तो ये जो केस है इसने कुछ चार्ज को अट्रैक्ट किया, लेकिन वो जो चार्ज अट्रैक्ट हुआ वो पूरा का पूरा सरफेस पे ही रहा, अंदर बिल्कुल भी नहीं गया। तो ये जो बच्चे हैं या कोई भी जो इसके अंदर हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक शॉक से बच गए। इसका अगर एक और एग्जांपल दूं कि अगर मान लो आप जा रहे हैं, आंधी तूफान आ जाए और आपकी कार पर कोई जो है आपकी कार पर कोई तार गिर जाता है ना, आपकी कार है और आपकी कार पर कोई जो है इलेक्ट्रिक जो है वायर गिर जाता है, तो इलेक्ट्रिक वायर क्या होगा, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? क्या आप बाहर निकलोगे? नहीं। आपको जो है ये अगर ये वायर जो है बहुत ज़्यादा हाई टेंशन वायर जो है आपकी कार पे गिर गया तो आपको कुछ होगा? अगर आप इसके अंदर बैठे हुए हैं, इसके अंदर है, तो आपको कुछ होगा? नहीं होगा। इस समय भी जो कार की मेटेलिक सरफेस है वो किस तरीके से काम करेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह काम करेगी और आप बच जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं है ये बस। और जब तक इस पावर जो वायर है, ठीक है, इनमें से पावर सप्लाई बंद नहीं हो जाती तब तक आपको इस कार से बाहर नहीं आना है, अदरवाइज आपको शॉक लग सकता है। नहीं यार बस में ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। ठीक है ना, तो ये आज के जो है आज का टॉपिक था और इस फटाफट सारे चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला था कि अगर कंडक्टर के चारों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसके अंदर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ठीक है, दूसरा था अगर कंडक्टर के चारों हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो भी उसके अंदर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है कुछ देर के बाद। क्यों होती है ज़ीरो? थोड़ी देर तक तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बढ़ती है, बाद में वो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाती है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तीसरा अगर हम देखेंगे तो तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर टोटल चार्ज जीरो होता है। कंडक्टर जो होता है उसके अंदर टोटल चार्ज जीरो होता है। कैसे है? हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन। ई तो हमारा जीरो हो गया, ई जीरो हो गया तो हमारा क्या आ गया? क्यू ई जीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है? जीरो होता है। अब हमने तीसरा ये करा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है। कंडक्टर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। नहीं आई बात समझ? पांचवा अगर हम देखेंगे तो पांचवा क्या है हमारा? पांचवा हमने देखा कि जो पोटेंशियल होता है कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना, जो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है, लेकिन इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो जिसकी वजह से पोटेंशियल क्या आता है? हमारा कांस्टेंट आता है।
ठीक है ना। छठवां अगर हम देखें तो हमने देखा कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो अगर इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलर शेप है, तो उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगी। क्यों हो जाती है डिफरेंट? जहाँ एरिया कम होगा वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जैसे कि ये आपको एग्जांपल दिए हुए हैं कि क्या होगा, यहाँ पर जो है एरिया ज़्यादा है इस तरफ, ठीक है ना, इस तरफ एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, और यहाँ पर एरिया कम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाती है, ठीक है। लास्ट हमारा आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या होता है कि जो अगर कोई भी हमारी डिवाइस है, कोई चीज़ है, वो कंडक्टर के अंदर रखी हुई है और बाहर उसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ भी रही है, ठीक है ना, बाहर उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो उस अंदर जो कंडक्टर के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कोई भी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव है तो वो हमारा बच जाएगा। तो उस समय ये जो कंडक्टर होगा ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपके प्रॉपर्टीज़ थी जब उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।